हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे एग्ज़ामिनेशन में जो जिसमें मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में जो है गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे आपको पता है कि एक टॉपिक आपका होता है क्लोज टेस्ट। तो जो आपका क्लोज टेस्ट है इसमें जो है मिस्टेक्स हमसे बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात, आप बैंक का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप एसबीआई दो चाहे आप आईबीपीएस दो, उसमें चाहे प्री आप देते हो और चाहे आप देते हो मेंस, ठीक है। चाहे आप प्री का एग्ज़ाम दो और चाहे आप एग्ज़ाम दो किसका बोलो, मेंस का। तो जो आपका क्लोज टेस्ट होता है वो हमारे प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर क्लोज टेस्ट आपका प्री और मेंस दोनों में आ रहा है तो बेसिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जो है आज हम लोग एक एसबीआई का ही जो है पीओ लेवल का क्लोज टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो तरीका है वो क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब हमें जो है, देखो पहली बात, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते समय जो है हमारा क्या रहता है पर्सपेक्टिव, कि हम उसको पूरा पहले रीड करें। जो हमारा पैराग्राफ है उसको हम क्या करते हैं, पूरा रीड करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। फिर उसको पढ़ने के बाद ऑप्शन को क्या करते हैं, बोलो, फिल करते हैं। समझ पा रहे हो? जो कि आपका एक कन्वेंशनल तरीका है जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। तो इस वीडियो में जो है हम लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन आपका रहेगा क्लोज टेस्ट का और बाकी क्वेश्चन आपका रहेगा एरर का, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो होगा कि क्वेश्चंस को हमें जो है स्पीड के साथ सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्ट, ठीक है। दूसरी बात, ऑप्शन एलिमिनेशन का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कि कैसे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। और तीसरा होगा हम कैसे क्वेश्चन को जो है एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहली बात आप देखोगे यहाँ पर, देखो पहली बात, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करें तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको पता है हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी और ई। अब बैंक में क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट होगा ब्लैंक नंबर 1 में, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। बट कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि पूछते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट नहीं होगा ब्लैंक में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल नॉट फिट इन द ब्लैंक। समझ पा रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर दैट फिट्स लिखा हुआ है कि नहीं है। तो जो फिट बैठेगा, कभी कभार क्या होता है नॉट फिट पूछता है, मतलब 4 ऑप्शन इसमें सेट होंगे, एक ऑप्शन आपका सेट नहीं होगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। चल, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात देखोगे, लिखा हुआ है द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ ह्यूमैनिटीज मोस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, ठीक है। अब आप देखो, जब आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात कि जो आपका ब्लैंक है, जो आपका यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक के थोड़ा आगे पढ़ना है और थोड़ा आपको पीछे पढ़ना है। समझ पा रहे हो? ये प्री का क्लोज टेस्ट है, इसमें जो पैराग्राफ है वो काफ़ी छोटा है, मेंस में पैराग्राफ बड़ा आता है। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना आपको नहीं है, जस्ट ब्लैंक के आगे और ब्लैंक के पीछे थोड़ा सा पढ़ करके एक सेंटेंस को निकाल लेना है। समझ पाए ना? और आप जो है, जैसे आप यहाँ तक पढ़े ब्रेक थ्रू तक, तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सक्सेस। ब्रेक थ्रू का मतलब बोलो क्या होता है, सक्सेस होता है। और अगर आपका जो स्टेटमेंट है अगर वो पॉजिटिव है
तो जो ब्लैंक हमारा फिल होगा, जो वर्ड उसमें आएगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। और जो आपका अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इस्तेमाल होने वाला जो तुम्हारा वर्ड होगा वो भी बोलो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई बोलो क्या है, सक्सेस है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट है वो बोलो कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। समझ पाए ना? क्या बोला, द कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर, मतलब फायर का कंट्रोल्ड यूज़ रिप्रेजेंट्स वन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ मोस्ट डैश टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। समझ पाए ना? अब हम ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को हम जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है ट्राइवियल, दूसरा आपका लिखा हुआ है सेमिनल, तीसरा आपका जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है नेग्लिजिबल, चौथा आपका लिखा हुआ है रिडंडेंट, और पांचवा आपका ऑप्शन लिखा हुआ है डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो हमें इन पांचों ऑप्शन में से पहली बात आप ध्यान दोगे कि टोन पकड़ना है। बोलो किसका टोन पकड़ना है, वर्ड्स का टोन पकड़ना है। अब ट्राइवियल का मतलब होता है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइवियल का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्राइवियल तो आपका होगा नहीं, कट गया। दूसरा आपका देखो यहाँ पर नेग्लिजिबल लिखा हुआ, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, तो नेग्लिजिबल भी आपका इसमें नहीं होगा। तीसरा आपका लिखा हुआ है रिडंडेंट, REDUNDAND, रिडंडेंट, इसका मतलब होता है कि अननेसेसरी, इसको आप बोल सकते हो अननेसेसरी। रिडंडेंट का मतलब आपका हो जाएगा अननेसेसरी। ठीक है, चौथा आपका लिखा हुआ है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव किया हुआ, आप इसको बोल सकते हो कि जो ओरिजिनल ना हो, नॉट ओरिजिनल। समझ पा रहे हो? तो आप देखोगे इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ई है, ये सारे के सारे जो तुम्हारे ऑप्शंस लिखे गए हैं ये सारे के सारे तुम्हारे बोलो क्या हैं, नेगेटिव है। इसमें एक वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है सेमिनल, सेमिनल तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, सेमिनल का मतलब होता है कि प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल, समझ पाए? तो इसका जो आपका करेक्ट बन जाएगा वो बोलो क्या बन जाएगा, सेमिनल बन जाएगा। समझ पाए ना? क्योंकि आप देखोगे ये जो ऑप्शन आपका सेट किया हुआ है इसमें आप ध्यान दोगे कि ACDE सारे नेगेटिव हैं। अब अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे बिना उस ब्लैंक का मीनिंग जाने। समझ पाए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल फिट इन द ब्लैंक बी, ब्लैंक बी में जो है कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। ठीक है, अब देखो एक बार हम ब्लैंक बी को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव आवर एंसेस्टर्स फर्स्ट डैश फायर नेचुरली कॉस्ड बाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी। मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, फायर को कॉज किया था लाइटनिंग से या फिर बोलो वॉल्केनिक एक्टिविटी से। तो मतलब यहाँ पर भी जो हमारा शब्द आएगा वो बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव शब्द ही आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सटिंग्विश्ड, गलत हो गया भैया, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने फायर को जलाया था ना कि बुझाया था। मतलब जो हमारा ब्लैंक है उसका टोन बोलो क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्सटिंग्विश्ड तो आपका बोलो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा आपका लिखा हुआ है स्क्वान, देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड का मतलब होता है वेस्टेड। वेस्टेड भी तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि ये भी तुम्हारा बोलो कैसा है, नेगेटिव हो गया। जो तुम्हारा स्क्वांडर्ड है ये भी नेगेटिव है, जो तुम्हारा एक्सटिंग्विश्ड है ये भी नेगेटिव है। तीसरा तुम्हारा लिखा हुआ है सरकमवेंटेड,
सरकमवेंटेड का मतलब क्या होता है? सरकम का मतलब चारों ओर, वेंट का मतलब होता है स्पेस, मतलब बच निकलना। अवॉइड क्लेवरली, तो सरकमवेंटेड का मतलब होता है अवॉइड क्लियरली। तो तुम्हारा सरकमवेंटेड भी कैसा वर्ड है बोलो? नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। वहाँ पर हमें जलाना है आग को, मतलब इस्तेमाल करना है आग को। और आप देखोगे ए सी और डी, इन सब का मतलब क्या हुआ? आग को अवॉइड करना, बच आना, बुझा देना, तो ये तो होगा नहीं। डेप्रिकेट का मतलब, डेप्रिकेट तो सबको पता है कि तुम्हारा एक बोलो कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है? इसका मतलब होता है डिसअप्रूव। डेप्रिकेट का मतलब होता है डिसअप्रूव। तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी तुम्हारा नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर ई नेगेटिव है, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या होता है? सबको पता है कि जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है हार्नेस, हार्नेस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ, लिखो कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्नेस। तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी को भी आप जो है यहाँ पर फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टोन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि इसमें जो है कौन सा फिल करेगा? हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला है डिसोल्यूशन, रिवोकेशन, कल्मिनेशन, प्रोहिबिशन और इंसेप्शन। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप सिंपल सी बात देखोगे, देखो अब इसमें आप सिंपल सी बात ध्यान से देखोगे कि जो तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब टर्मिनेट कर देना होता है, डिसॉल्व कर देना, सबको पता होगा नहीं, डिसॉल्व कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है इसका भी मतलब होता है कैंसिल कर देना। तुम्हारा जो डिसोल्यूशन ये भी तुम्हारा नेगेटिव है और तुम्हारा ये भी नेगेटिव है। तीसरा तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है प्रोहिबिशन, इसका मतलब स्टॉप करना, किसी चीज़ को रोक देना। तो तुम्हारा प्रोहिबिशन भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर हमारे पास 5 ऑप्शन है तो उसमें से अगर लगातार हमें 2 या 3 नेगेटिव मिल रहे हैं तो मतलब वो ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला कट जाएगा, दूसरा आपका कट जाएगा, इसके बाद प्रोहिबिशन भी आपका कट जाएगा। अब आप ध्यान दो, हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है। पहला लिखा हुआ है इंसेप्शन, इसके बाद लिखा हुआ कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्मिनेशन का मतलब होता है पीक, कल्मिनेशन का मतलब पीक होता है। और इंसेप्शन जो लिखा हुआ है, इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, इंसेप्शन का मतलब बोलो क्या हो गया? बिगिनिंग हो गया। तो आप देख सकते हो 5 ऑप्शन में से 3 आपका बोलो क्या है? नेगेटिव ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बोलो क्या है? पॉजिटिव ऑप्शन है। तो हमें जाना पड़ेगा बोलो कहाँ पर? पैसेज में, ठीक है, इस बात को पता करने कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। ध्यान से देखते हैं। तीसरा देखो लिखा हुआ है दिस एक्सीडेंटल डिस्कवरी इवेंचुअली लेड टू द डेथ ऑफ टेक्निक्स। अब ये जो फायर, जो पत्थर को टकराने से या फिर जो वोल्केनिक एक्टिविटी से फायर का इस्तेमाल हुआ, आपको भी पता होगा फायर तुम्हारा एक्सीडेंटल डिस्कवर हुआ था ना। ऐसा थोड़ी हुआ था कि चलो आज हम लोग फायर को खोजते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं था, अचानक से हुआ था। तो जो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है ये क्या किया? स्टार्ट किया, बिगनिंग किया, किसका बोलो? टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग फ्लेम्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा बोलो? ई बन जाएगा, इंसेप्शन। इसका मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट। तो इस प्रकार से भी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला 4 नंबर देखो। अब सबसे पहली बात देखो, जब भी आप पेपर में जाओ ना, चुपचाप क्या करो, एक बार नज़र डाल लो किस पे? जो ऑप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है, अगर आपका वोकैब ठीक ठाक है। तो देखो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला लिखा हुआ है पैसिफाइड, ट्रांसम्यूट, स्टेबलाइज्ड, स्टेरलाइज्ड और ऑब्लिटरेटेड। अब चार चार नंबर देखो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
बोला है अर्ली ह्यूमंस likely noticed how wildfires dash their environment, both frightening and fascinating them. अब जो अर्ली ह्यूमंस थे, मान लो जंगल में आग लग गया, तो जंगल में आग लग कैसा कैसे लगा, ये उनके लिए बोलो क्या था, फैसिनेटिंग था। और आग जो है डिस्ट्रॉय कर देता था चीज़ों को, इससे वो क्या हो जाते थे बोलो, फ्राइटेंड हो जाते थे। तो यहाँ पर हमें बोलना है कि हाउ वाइल्ड फायर्स, अब वाइल्ड फायर्स डैश देयर इन्वायरमेंट। अब जो वाइल्ड फायर्स है वो इन्वायरमेंट को करेगा क्या, आप खुद सोचो। अगर किसी जंगल में आग लग जाता है, वाइल्ड फायर लग जाता है, नॉर्मल फायर हो तो ठीक है, यहाँ पर बोला है वाइल्ड फायर मतलब पूरा आग लग जाएगा। तो अगर आग क्या करेगा, क्या स्टेबलाइज करेगा जंगल को, ऐसा तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कट गया। पैसिफाई का मतलब शांत करना, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद आप देखोगे लिखा हुआ है ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का मतलब होता क्या है, ट्रांसम्यूट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, ठीक है। अब क्या आग इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देगा, ऐसा भी तो नहीं है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है स्टेरिलाइज्ड। स्टेरिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, जैसे नहीं हम लोग वो होता था जो, जिससे हम लोग, जैसे मान लो कोरोना का समय था तो बहुत लोग जो है हाथ को स्टेरिलाइज करके रखते थे, मतलब फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स, कीटाणु मुक्त कर देना। ऐसा भी तो नहीं होगा, आपका बनेगा ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब हो गया उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। ऑब्लिटरेट का मतलब बोलो क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना। तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो वहाँ पर जो तुम्हारा वाइल्ड फायर था वो जो है पूरे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता था, तो इजीली आप कर सकते हो। अगला आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल फिट इन द गिवन ब्लैंक, परफंक्टरी, पिवोटल, आर्बिट्ररी, नॉमिनल एंड स्पोरेडिक। अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। पांचवा देखो लिखा हुआ है द फर्स्ट इंटेंशनल यूज ऑफ फायर फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन मार्क्ड अ डैश मोमेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन। अब आप देखोगे जैसे फायर तुम्हारा क्या है, फायर तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव भी है, और फायर का इस्तेमाल हम लोग जो है पॉजिटिव यूज में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो गर्म रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, है कि नहीं है। तो बहुत प्रोटेक्शन के लिए, मान लो जंगली जानवर आ रहा है तो अगर आग जला लोगे भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो फायर का इस्तेमाल किया गया है वो पॉजिटिव सेंस में किया जा रहा है ना। द फर्स्ट इंटेंशनल यूज़ ऑफ फायर, मतलब जब अर्ली मैन ने फायर को देखा, तो अर्ली मैन का मतलब क्या होगा, अर्ली मैन का यही मोटिव होगा कि भैया हमारे सामने फायर है तो हम फायर का इस्तेमाल पॉजिटिव इस्तेमाल में करेंगे, पॉजिटिव यूज़ में करेंगे उसको, है कि नहीं है। तो यहाँ पर डैश मोमेंट, अब कैसा मोमेंट होगा ये भी बात देखो। अब तुम्हारा जो मोमेंट है वो बोलो क्या है, नाउन है। और सबको पता है कि जो तुम्हारा नाउन होता है इसको क्वालिफाई कौन करता है बोलो, एडजेक्टिव करता है। मतलब नाउन के सामने बोलो क्या आएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, है कि नहीं, ये बात सबको पता है। अब ऑप्शन देखते हैं, मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले बात यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमिनल। नॉमिनल आपका कट आएगा। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। जो तुम्हारा नॉमिनल है इसका मतलब बोलो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, नॉमिनल तो होगा नहीं। स्पोरेडिक का मतलब होता है इर्रेगुलर, ये भी तुम्हारा नेगेटिव है। स्पोरेडिक का मतलब बोलो क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी और ए तो वैसे आपका कट गया, है कि नहीं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम, विदाउट एनी प्लान, ठीक है। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है, परफंक्टरी का मतलब होता है कि डन विथ लिटिल इंटरेस्ट। परफंक्टरी का मतलब होता है डन विथ लिटिल इंटरेस्ट, मतलब कोई काम जो है अगर बिना मन के किया जाता है, विथ लिटिल इंटरेस्ट किया जाता है, तो आप उसको बोलोगे परफंक्टरी। तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा नेगेटिव है, आर्बिट्ररी भी तुम्हारा नेगेटिव है। बचा कौन सा बोलो, पिवोटल। और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा बोलो क्या, पिवोटल बन जाएगा, ठीक है।
इसका बन जाएगा पिवोटल। पिवोटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। जो तुम्हारा पिवोटल होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिफ्थ का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो वहाँ पर बोला गया कि जो तुम्हारे फायर का डिस्कवरी हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट या पिवोटल मूवमेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन को देखो, मैं बोल रहा हूँ बिना पहले आप क्वेश्चन पे मत जाओ, पहले देखो कि इसमें पूछा क्या है, इस बात को देख लेते हैं। सबसे पहले देखो मैनिपुलेट लिखा हुआ, सप्रेस लिखा हुआ है, कंटामिनेट लिखा हुआ है, डिसमेंटल लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप खुद देखो, यहाँ पर आप टोन पकड़ो। अगर आप SBI का पेपर दे रहे हो, मेरे हिसाब से इफ़ यू टेक द पेपर ऑफ SBI, तो टोन काफ़ी आपको हेल्प करता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है, और आपको ही पता है SBI PO में 40 क्वेश्चन आते हैं और करना होता है 20 मिनट्स में, तो यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा गेम होता है। तो आप खुद देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे सप्रेस का मतलब दबाना जो कि नेगेटिव है, रिलिंक्विश का मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव नेगेटिव है, कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पोल्यूट करना, ये भी तुम्हारा नेगेटिव है, डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, टू टेक अपार्ट। तो यहाँ पर CD और जो B और E है, ये चारों बोलो क्या है, नेगेटिव है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना स्किलफुली। समझ पाए, तो आपका बन जाएगा सिक्स्थ का A, बिना क्वेश्चन देखे। तो आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस में जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो टोन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है और इसको जो है 4-5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखो, बोला है नाइदर द सुपरवाइजर नॉर द वर्कर्स। अब यहाँ पर हैज़ आ गया। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पर नाइदर और नॉर से जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र तुम्हारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, वर्कर्स तुम्हारे बोलो क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो रूल होता है कि अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, नाइदर नॉर से, आइदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और से या फिर नॉर से। अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा होगा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर से, तो जो तुम्हारा वर्ब होगा ये हमेशा एग्री करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट से, नियरेस्ट सब्जेक्ट से। ठीक है, कई बार देखो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर वर्ब के सबसे पास बोलो क्या आया हुआ है, वर्कर्स आया हुआ है। वर्कर्स तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हैज़ के प्लेस पे जो है हमें लगाना पड़ेगा हैव। तो आपका बन जाएगा बी। ठीक है, ये सारे रूल्स आपके टिप्स पे होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो बैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है हैड शी स्टडीड मोर अटेंटिवली शी विल हैव क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट। अब आप देखोगे यहाँ पर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंडीशनल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो तुम्हारा इस्तेमाल हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कंडीशनल का इस्तेमाल हुआ है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस है, हैड है, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दूसरा जो क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा, उड़ आएगा, साथ में हैव आएगा और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हैड को आगे लिख दो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिएगा, ये कई बार पेपर में आया है और हर साल आता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर तुम्हारा हैड लिखा हुआ है पास्ट में है,
तो विल हैव के प्लेस पे बोलो क्या होगा, वुड हैव, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म बोलो क्या होगा, वुड होगा। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन में आपका सी नंबर पार्ट गलत है। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि द मैनेजर इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट्स बी सबमिटेड बिफोर नून एज पंक्चुअलिटी वॉज समथिंग ही कंसिडर्ड टू बी। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि यहाँ पर बोला है द मैनेजर इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट्स बी सबमिटेड बिफोर नून, ठीक है, एज पंक्चुअलिटी वॉज समथिंग ही कंसिडर्ड टू बी। अब आप देखोगे रिपोर्ट्स जो लिखा हुआ है, इसके बाद बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जब भी तुम बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो मतलब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर किस में है, पैसिव वॉइस में है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो द रिपोर्ट्स बी सबमिटेड के प्लेस पे द रिपोर्ट्स मस्ट बी सबमिटेड। तो आप बोल सकते हो कि द रिपोर्ट्स मस्ट बी सबमिटेड, ये तुम्हारा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो तुम्हारा आंसर होगा वो बोलो क्या बन जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, आप खुद बताओ। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बन जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए 2 मिनट, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है द ऑफिसर वॉज अनअवेयर दैट हिज असिस्टेंट हैड ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही रीच द ऑफिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग में वाज लिखा हुआ है, वाज तुम्हारा पास्ट में है, हैड तुम्हारा पास्ट में है। तो अगर सब कुछ पास्ट में है तो यहाँ पर जो तुम्हारा रीच होगा इसका भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बोलो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो बन जाएगा बिफोर ही रीच्ड द ऑफिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ही वॉज नाइदर इंटरेस्टेड इन द ओपेरा नॉर ही वॉन्टेड टू स्पेंड मनी ऑन द कंसर्ट टिकट्स। He was neither interested in the opera nor he wanted to be। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मिस्टेक है इस बात को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लगा हुआ है केस ऑफ इन्वर्जन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद बोलो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। दिस इज द नॉर्मल पैटर्न, समझ पाए ना। लेकिन मान लो कि अगर कोई सेंटेंस तुम्हारा किसी एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ नेगेटिव वर्ड, तो जो तुम्हारा वर्ब होगा वो किसके पहले आता है, बोलो सब्जेक्ट के। और इसी को हम लोग बोलते हैं केस ऑफ इन्वर्जन। समझ पाए ना। मतलब जब कोई जो है सेंटेंस एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जो आपका वर्ब होगा वो किसके पहले आएगा, सब्जेक्ट के। अब यहाँ पर बोला ही वॉज नाइदर इंटरेस्टेड, तो ठीक है आपका ये नंबर। लेकिन आप देखोगे जो बी वाला पार्ट है वो नॉर से स्टार्ट हुआ, मतलब सब्जेक्ट के पहले बोलो क्या आ गया, नॉर आ गया। एंड नॉर इज अ नेगेटिव वर्ड। समझ पाए। तो जो तुम्हारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, तो बन जाएगा नॉर डिड ही वांट।
तो बी वाला जो आपका पार्ट बनेगा वो बन जाएगा नॉर डिड ही वांट। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा वांटेड है वो पास्ट का है कि नहीं है, और पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो डिड लगता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो पार्ट नंबर बोलो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर बी बन जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा कि नॉर डिड ही वांट। इस बात को याद रखना कि अगर जो है कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा स्टार्ट होता है नेगेटिव वर्ड से, तो जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर जो आपका देखो, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इसमें से जो है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये तुम्हारा यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है। मुझे इसको क्या करना है बोलो? रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर ये गलत है तो जो बाकी मेरे पास 5 ऑप्शन है उससे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बोलो? रिप्लेस करना पड़ेगा। देखते हैं। अब आप ध्यान दो कि बोला है वर शी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ द इंटायर कमिटी वुड बी इन डिसअरे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा इमेजिनरी कंडीशनल है। इस बात को याद रखो, इमेजिनरी कंडीशनल। देखो, मैंने बोला कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल। ये तुम्हारा फॉलो होगा जब तुम्हारा काम रियल में होगा, और अगर तुम्हारा काम जो है इमेजिनरी में होता है, इमेजिनरी काम है, तो वहाँ पर जो तुम्हारा वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? अब आपको पता है कि इंग्लिश में सारे के सारे वर्ब बोलो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इनके लास्ट में हम लोग जो है SES या IES लगाते हैं, इनको बनाने के लिए बोलो क्या? सिंगुलर। तो यहाँ पर शी तुम्हारा सिंगुलर है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर जो तुम्हारा शी है ये बोलो क्या है? सिंगुलर है कि नहीं? तो अगर तुम्हारा शी सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है? वर लगाया हुआ है। समझ पाए क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये तुम्हारा जो सेंटेंस है वो बोलो कैसा है? इमेजिनरी है। वर शी टू डिस्क्लोज द ट्रुथ है कि जैसे ही वो ट्रुथ को डिस्क्लोज करने वाली थी तो क्या उसने ट्रुथ को डिस्क्लोज कर दिया? नहीं किया। समझ पाए? जैसे मैंने बोल दिया गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो क्या तुम्हें भगवान ने आशीर्वाद दे दिया? ऐसा तो नहीं है। समझ पाए? तो काम हुआ नहीं, काम होने वाला था। तो जब काम तुम्हारा रियल में होता है वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर का कंसेप्ट लगेगा, और जहाँ पर काम तुम्हारा नहीं होता है वहाँ पर जो तुम्हारा बोलो क्या सब्जेक्ट है वो वर्ब पे डिपेंड नहीं करता है। समझ पाए? इसीलिए इसमें होगा आपका नो रिप्लेसमेंट। समझ पाए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो लिखा हुआ, हाँ बोला गया है यहाँ पर जो तुम्हारा हाईलाइटेड वर्ड होगा वो कौन सा होगा? कंप्लीट्स देयर रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन। यहाँ पर जो तुम्हारा बनेगा वो क्या बन जाएगा? कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बिफोर डेडलाइन। ठीक है, ये बन जाएगा। लिखा हुआ इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी एथलीट कंप्लीट्स देयर रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखोगे एवरी लिखा हुआ है। एवरी तुम्हारा बोलो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन हमेशा बोलो क्या आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। एथलीट तुम्हारा यहाँ पर बोलो क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ पर जो तुम्हारा कंप्लीट से वो बोलो क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो तुम्हारा वर्ब भी बोलो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो बट यहाँ पर आप देखो देयर लगा दिया। देयर तुम्हारा प्रोनाउन है विच इज़ वॉट? प्लूरल। समझ पाए? और तुम्हें पता है जो तुम्हारा एथलीट है अगर जेंडर में देखोगे तो ये तुम्हारा कॉमन जेंडर है। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एथलीट है वो बोलो कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। अगर एथलीट तुम्हारा यहाँ पर कॉमन जेंडर है तो
इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो देयर है वो इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है और जहाँ पर जेंडर कॉमन होता है वहाँ पर हम मेल मानते हैं, इसीलिए वहाँ क्या लगाते हैं बोलो, हिज लगाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ देयर होगा वो तुम्हारा बोलो क्या होगा, गलत होगा, बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तुम्हारा नाउन में जो जेंडर होता है इकलौता ऐसा रूल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समझ पाए ना? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। और देखो इस क्वेश्चन में ना आप देखोगे ये भी कि ये तुम्हारा जैसे मान लो लिखा हुआ है कि इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी एथलीट कंप्लीट्स देयर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये देयर वाला कंसेप्ट तो लग ही रहा है, साथ में इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये तुम्हारा बोलो क्या है, एक ये तुम्हारा एक प्रकार से ऑर्डर है, ये भी तो देखोगे ना। इट इज़ एसेंशियल, जरूरी है कि एवरी एथलीट, बोला गया कि एवरी एथलीट कंप्लीट्स लिखा हुआ है। अब देखो मैंने अभी तुम्हें बोला था कि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल होगा तो वर्ब आएगा तुम्हारा बोलो क्या, प्लूरल। ये जो कंसेप्ट होता है कब इस्तेमाल होता है, जब तुम्हारा काम रियल में होता है, जब तुम्हारा काम जो है सब्जेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तुम्हारा एक प्रकार से सब्जंक्टिव मोड में है, मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्रेस कर रहा है कि ये ज़रूरी है करना, मतलब एक प्रकार की नेसेसिटी है, डिमांड है। समझ पाए? तो यहाँ पर बहुत लोग कंप्लीट भी लगा सकते हैं, समझ पाए, कंप्लीट भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर आपका देयर वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि ही नैरोली स्केप्ड He narrowly escaped to be arrested by the border guards while crossing a checkpoint. अब आप देखोगे ए वाला लिखा हुआ है बीइंग अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स, दूसरा लिखा हुआ है टू बीइंग अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स, तीसरा लिखा हुआ है टू हैव बीन अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स, चौथा लिखा हुआ है हैविंग अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आपका जो अंडरलाइन वाला ही होगा ना कि ही नरेवली एस्केप्ड टू बी अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स, इसको आप ध्यान दो बस। ठीक है, अब इसी में आपका बोलो क्या है, एरर है। ही नरेवली, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ही नरेवली एस्केप तक तो सही है, अब यहाँ पर बोला है टू बी अरेस्टेड, मतलब वो बच निकला अरेस्ट होने से। समझ पाए? अब आपने सुना होगा एक शब्द तुम्हारा होता है एक्टिव वॉइस, एक शब्द जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा बोलो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। समझ पाए ना, एक तुम्हारा होता है एक्टिव वॉइस, एक तुम्हारा बोलो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो वो अरेस्ट होने से बच गया, उसने तो कुछ नहीं किया ना। देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट तुम्हारा एक्टिव रहता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तुम्हारा एक्टिव नहीं रहता, सब्जेक्ट तुम्हारा काम नहीं करता। तो वो अरेस्ट होने से बच गया, किससे बोलो, बाय द बॉर्डर गार्ड्स, मतलब ये वाला जो तुम्हारा पार्ट होगा ये बोलो किस में होगा, पैसिव में होगा। ठीक है, ये तुम्हारा किस में होगा बोलो, पैसिव में होगा। तो जो है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका आ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो तो बन जाएगा ही नरेवली एस्केप्ड बीइंग अरेस्टेड होगा, यहाँ पर आप लगाओ बीइंग अरेस्टेड, बीइंग अरेस्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन याद रखो, यहाँ पर टू हटा दो, बीइंग अरेस्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मतलब अरेस्ट होने से बच गया बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम्हारा
अरेस्ट होने का तो काम दूसरा कोई कर रहा है, किसको कर रहा है बोलो, सब्जेक्ट को कर रहा है, सब्जेक्ट तुम्हारा पैसिव है, इसीलिए आपका बन जाएगा बीइंग अरेस्टेड। सॉरी ऑप्शन तो है यहाँ पर ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीइंग अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो टू के साथ बीइंग नहीं आता, गलत है। ठीक है, हैविंग के साथ अरेस्टेड नहीं आएगा, पैसिव में हैविंग बीइंग अरेस्टेड आता है, ये भी गलत हो गया। टू हैव बीन नहीं होगा आपका, बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा हुआ है डिस्पाइट इनिशियल रेजिस्टेंस द विलेज एल्डर्स इवेंचुअली केम अराउंड द प्रपोजल। यहाँ पर जो आपका वो है केम अराउंड द प्रपोजल तुम्हारा हाईलाइटेड वर्ड है। ठीक है, देखो अब आप देखोगे यहाँ पर केम अराउंड लिखा हुआ है, तो देखो केम अराउंड जो तुम्हारा शब्द है ये तुम्हारा गलत है। एक वर्ड होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, तो बन जाएगा डिस्पाइट इनिशियल रेजिस्टेंस द विलेज एल्डर्स इवेंचुअली केम राउंड नहीं होगा, गलत है। केम टुवर्ड्स द प्रपोजल भी नहीं होगा, क्या बन जाएगा बताओ, आपका बन जाएगा केम अक्रॉस। ठीक है, तो आपका जो बनेगा क्या बन जाएगा, केम अक्रॉस बन सकता है। देखो केम राउंड तो होगा नहीं, केम अराउंड हो सकता है, केम टुवर्ड्स हो सकता है, केम अबाउट हो सकता है। तो कम अक्रॉस का मतलब बोलो क्या होता है, टू मीट बाय चांस। और याद करना जो तुम्हारा कम अक्रॉस होता है इसके साथ विद का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो केम अबाउट का मतलब होता क्या है, केम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा जो एक शब्द और लिखा हुआ है कम अक्रॉस, तो मैंने बता ही दिया तुम्हारा। ठीक है, एक तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है कम टुवर्ड, कम टुवर्ड भी तुम्हारा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा केम अराउंड होगा, केम राउंड ना हो करके केम अराउंड होगा। ठीक है, केम अराउंड। केम अराउंड का मतलब एग्री करना। डिस्पाइट इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस के बावजूद जो विलेज के बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया, एग्री किया, किससे बोलो, प्रपोजल से। समझ पाए, तो आपका बन जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। समझ पाए ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया है। सो आई विल ट्राई कि आपको डेली 1 से 2 वीडियो इस पर मिला करें। देखो बेसिकली हम चाहें तो टॉपिक वाइज कर सकते हैं, बट आप देखो जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर जिसका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो आप क्वेश्चन के थ्रू जो है रूल्स को याद करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।